understanding what should be, अंडरस्टैंडिंग व्हाट शुड बी। और फिर इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी पिछली दफा स्पेशली। प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस हाउ द वर्ल्ड इज ought to be and should be। प्रिस्क्रिप्शन हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि वो रूल्स बताता है आपको। दैट इज हाउ व्हाट यू शुड डू, दैट इज व्हाट यू शुड ईट, और कौन कौन सी मेडिकेशन आपने लेनी है। प्रिस्क्रिप्टिव बेसिकली रूल बेस्ड होता है। इसमें आपको ड्यूटीज बताई जाती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, एडवाइस होती है और जजमेंट्स होती हैं। ठीक है, आपके अंदर रूल्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, जजमेंट, ये में से कोई एक चीज भी हो तो प्रिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, कोड नेचर प्रिस्क्रिप्टिव की होती है, और नॉर्मेटिव यानी कि असूली या म्याली म्यार जो होता है वो बताया जाता है। दे आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज, रूल्स एंड सिस्टम्स। दे डू नॉट डिस्क्राइब रियलिटी, दे गाइड बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन वैल्यूज, यानी हर हर कम्युनिटी की कुछ अपनी वैल्यूज होती हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होता है, अपना एक सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम जरूरी नहीं रियलिटी बेस्ड हो। ठीक है, तो ये बेसिकली उस कम्युनिटी को के बिहेवियर को गाइड करने, मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम की लैंग्वेज इंडिकेटर्स इसके अंदर जो आते हैं, वो आपको शुड का वर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा। ought to, must, must not, should not, इस तरह के अल्फाज आपको नजर आएंगे। बेसिक एग्जांपल, you shouldn't be paying attention in the class, no one should be sleeping in the class, we shouldn't be at the beach, and there should not be more than 50 people in this class। ठीक है, so ये जो है वो should यानी कि एक रूल बेस्ड चीजें आपको बताई जा रही हैं। फिर इसमें कुछ और एग्जांपल्स आती हैं। यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो क्लासरूम रूल्स, एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड पीपल शुड रिसाइकल। सो इस किस्म की भी चीजें इसी के अंदर ही आ जाती हैं। वेयर प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम अकर्स, आमतौर पे जो हमारे जो लीगल नॉर्म्स होते हैं उनके अंदर सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस नॉर्म, एथिकल नॉर्म्स, और जो पीछे आगे आपके सामने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। यू शुड स्टॉप at stop sign, and you must pay taxes, and you should stand, you know, social है, you should stand when greeting someone, and you should respect elders। Religious में you should wear a hijab in public, and you should pray regularly। Ethical में आ जाता है, you should not hurt people without any cause, and you should tell the truth। इस तरह के एग्जाम्पल। फिर लीगल में कुछ और चीजें आ जाती हैं। You must wear the seat belt, you should say thank you। Ethical में you should help those in need। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम जब हम देख रहे होते हैं तो उसके अंदर ये चीजें आ रही होती हैं। बट देन अगेन, प्रिस्क्रिप्टिव इज नॉट रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम डू नॉट नीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद रियलिटी। एग्जाम्पल, यू शुड बी पेइंग अटेंशन एंड यू आर पेइंग अटेंशन, बोथ आर ट्रू। ठीक है, बोथ आर ट्रू। हमने ट्रूथ कंडीशंस भी देखनी है, अभी मैंने वो आपको नहीं पढ़ाई। वैसे वो भी जो ट्रूथ कंडीशंस होती हैं कि सच कहाँ पे सच रहता है और नहीं रहता, वो एक अलग बहस होती है। किसी चीज का सच होना, क्या वो मतलब वो रियलिटी बता रहा होता है। अगेन, ये सारी चीजें अगर हम डेरिडा के हवाले से देखते हैं ना, तो सारी क्वेश्चन मार्क हो जाती हैं, क्योंकि वो कहता है कि ये सब चीजें वोलेटाइल हैं, ये सब चीजें बेस करती हैं, हर बंदे की रियलिटी डिफरेंट है। ठीक है, सो हम किसी चीज को ना फिक्स नहीं कर सकते। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि डॉक्टर सॉरी सर साहिल के साथ हमारी बात हो रही थी, तो डेरिडा के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, हम ना, आई थिंक आपको भी याद होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि डेरिडा ने जो असूल बताए हैं वो इतने सच हैं, वो इतने सच है पे मबनी है कि इसी सच को सामने रखते हुए हर अंबिया को भेजा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। क्योंकि अल्लाह ताला अगर सिर्फ किताबें भेज देते तो लोगों ने कहना था कि भाई इस जुमले का तो मुझे ये मतलब समझ आया था, मैंने इसलिए इसको फॉलो किया। तो दूसरे बंदे ने कहना है मुझे ये समझ आई, मैंने इसको फॉलो किया, तो आप मुझे भी माफ करेंगे, उसको माफ करते हैं, मुझे भी माफ करें। तो अल्लाह ताला ने 7 नबी भेजे जिन्होंने उन असूलों को, उस किताब को पढ़ के उसके ऊपर अमल करके दिखाया, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाए। क्योंकि अल्फाजों के बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं। हम
एक जुमले को डिफरेंट पॉजेस के साथ बोलते हैं तो उस पॉज की वजह से उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये इसको हम इंटोनेशन पैटर्न कहते हैं। ये बेसिकली अगेन लैंग्वेज की फील्ड में ये फोनेटिक फोनोलॉजी के डोमेन के अंदर आती हैं चीज़ें, जिसके अंदर आप कहाँ पे लफ्ज़ों के अंदर भी पॉजेस होते हैं जिसको हम सिलेबल्स कहते हैं, और फिर जुमलों के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं जो पॉज किए जाते हैं, विद दैट द मीनिंग चेंजेस एट टाइम्स. So, where should come from? Source of ought, not omitted. Legal norms के अंदर हो जाता है, जैसे लॉ या प्लस पनिशमेंट है. सोशल नॉर्म्स में कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं. रिलीजियस नॉर्म्स के अंदर बिलीव्स होते हैं. एथिकल नॉर्म्स के अंदर मॉरल रीजनिंग चल रही होती है. दिस इज फिलोसॉफिकल डिबेट. नॉट ऑल शुड क्लेम आर इक्वली जस्टिफाइड. अच्छा, ये अहम बात है इसमें कि हम आमतौर पे जब हमने शुरू में, अगर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि अगर शुड आ जाता है, मस्ट आ जाता है, तो वो ना एक क्लेम है, मतलब वो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन वो कहता है यहाँ पे इक्वली जस्टिफाई नहीं कर सकते आप. ठीक है. ट्रूथ ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम कैन बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है. कैसे? But not based on physical reality, they are based on the system, rules and norms. अब एक हमारा कल्चर है. सॉरी, मेरा ख्याल है मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. मैं कहाँ डिस्कनेक्ट हुई हूँ ये भी बता. हमारा कल्चर है कि ये प्राइस नजर आ रही है. ओके. हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं उन चीजों, हमारे रिलीजन के साथ टोटल कॉन्फ्लिक्ट में होती है. रिलीजन हमारा कुछ और कह रहा होता है और हमारा कल्चर कुछ और कह रहा होता है. बेशक कि बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज हमारी हमारे रिलीजन से ड्राइव्ड है, बट स्टिल देर आर सो मेनी थिंग्स, चूंकि हम लोग ऐसे कल्चर्स के साथ रहे हैं जैसे हिंदू कल्चर, तो हमने उनसे कुछ चीजें अडॉप्ट करी हैं. इसी वजह से हम ये बात कहते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम होता है जिसमें आप नॉर्म्स और रूल्स बता रहे होते हैं, लाजमी नहीं है कि वो सही हो या वो ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकते हैं. सो यू शुड स्टॉप एट द राइट रेड लाइट. ये ट्रू है क्योंकि ये लॉ इसको सपोर्ट करता है. सो आपको बेसिकली देखना होता है कि अम, जैसे फॉर एग्जांपल चले, हम तो एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं. जो लोग मुसलमान मुल्क में नहीं रहते, वहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो बेशक उनके यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं. फिर एक दफ़ा ये बहस भी हमारी क्लासेस में हो चुकी हुई है कि जो जैसे कनेडियंस हैं, कनेडियंस को ना कुछ इस किस्म के अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि अगर कोई चीज इस्लाम, और उसमें अंडरटेकिंग के अंदर कुछ ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं, साइन कि जो कि हमारे रिलीजन से मतलब इसके साथ मैच नहीं करती. तो ये भी सवाल एक दफा हमारी क्लासेस में हुआ था कि फिर क्या वो आपको करना भी चाहिए कि नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो रूल्स लोगों ने बनाए होते हैं लाजमी नहीं है कि वो आपकी रियलिटी भी हो और आपके लिए भी वही सच हो. ठीक है. हर बंदे की रियलिटी डिफरेंट हो जाती होती है. देखिए, फिर डिफरेंट क्लेम्स इज इक्वल टू डिफरेंट ट्रूथ कंडीशंस. ठीक है. डिफरेंट क्लेम्स हैं, जैसे नेचुरल क्लेम बेस्ड ऑन रियलिटी होता है,
लीगल क्लेम लॉ के ऊपर बेस कर रहा होता है और पर्सनल फीलिंग बेस्ड ऑन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड होता है। देयरफॉर डिफरेंट क्लेम्स रिक्वायर डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड। इसको गौर से समझें। डिफरेंट क्लेम्स की डिफरेंट ट्रूथ कंडीशंस होती हैं। अगेन, जब हम कहते हैं लीगल क्लेम बेस्ड ऑन लॉ, डिपेंड करता है किस कंट्री का लॉ, और ये भी बेस करता है कि आप किसको लॉ समझते हैं। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने भी शरीयत बनाई है, लॉज है ना वो भी। तो आप किसको आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आप किसको लॉ समझते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक मुल्क है, लेकिन हमारा लॉ के अंदर बहुत सी एंटी इस्लामिक चीजें भी हैं। ठीक है, सो क्या हम इस लॉ को मानेंगे कि शरीयत को मानेंगे, ये बहुत चीजें आपस में ये सोचने वाली होती है। सो हर क्लेम को हमें उनका इवैल्यूएशन मेथड भी डिफरेंट रखना पड़ता है। हम एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हिडन प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम भी होते हैं बाज दफा। नॉट ऑल प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम यू यूज शुड। ठीक है, जैसे स्मोकिंग इज रॉन्ग, इसमें शुड इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, चीटिंग इज अनएक्सेप्टेबल and lying is immoral and that behavior is inappropriate. These are still prescriptive because they express judgment about what should be. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये जो हम इम्प्लीकेचर्स का मैं आपको बता रही थी, मैं इम्प्लीकेचर भी आपको बताऊंगी। वो भी मैं आपको लिंग्विस्टिक्स का वो थ्योरी पढ़ाऊंगी कि इम्प्लीकेचर जो है उसको गेज करना कैसे, कि व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू मीन। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, यू मे बी आयरॉनिक, यू मे, आप में हो सकता है कि ये एक स्टेरिकल स्टेटमेंट हो, आप स्टायर कर रहे हैं, आप तंज कर रहे हैं। ठीक है, और इसी और फिर ये जो इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं, उनमें कई चीजें एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं की जाती। क्या है कि जैसे आप शायरों को भी देख लेना, शायर एक बात कहता है और बड़ा छू के पास से गुजर जाता है, लेकिन उसको, just give me a minute. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम वालिया जी, मैं थोड़ी देर तक कॉल करा था, मेरी क्लास हो रही है इसलिए। ठीक है, मैं करनी क्लास खत्म होकर। हाफिज। तो यहाँ इसके अंदर भी होता है समटाइम्स, ऑफन, ये स्केलर इम्प्लीकेचर्स होते हैं, इम्प्लाइड। एक कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, और वो उसमें भी ये चीजें आ जाती होती हैं कि क्योंकि हमने ना, हम सीख बेसिकल ये चीज रहे हैं कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं आपसे ये जब कहूँ कि द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, और जब मैंने कहा है द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, तो बॉय को स्ट्रेस करने से मैंने क्या क्या चीजें नेगेट कर दी। मतलब मैंने क्या नेगेट कर दिया, नॉट अ गर्ल, नॉट अ वुमन, नॉट अ मैन, बट अ बॉय। तो ये जो ये चीजें भी आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रीजनिंग देख रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अनफेयर टू चीट, ये भी इसके अंदर ऐसा कुछ भी यानी शुड और टू वगैरह नहीं लिखा हुआ। दैट एक्शन इज अनएथिकल, द रूल इज अननेसेसरी, इट इज improper टू इंटरप्ट। ठीक है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्टिव वर्सेस कमांड। यहाँ पे देखें, क्लोज द डोर एंड यू शुड क्लोज द डोर। एक है कमांड, एक है प्रिस्क्रिप्टिव। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, और एक में डिवाइस एडवाइस किया जा रहा है, और एक रूल बताया जा रहा है। सो कमांड के अंदर ऑर्डर होता है, टेल यू टू एक्ट। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको नॉर्म बताया जाता है, एडवाइस बताया जाता है, और बताया जाता है क्या सही है।
मतलब तुम्हें ऐसे करना चाहिए और बगैर किसी के कहे करना चाहिए. यू शुड नो द रूल्स. ठीक है. इसी तरह डिस्क्रिप्टिव के साथ कैसे डिस्क्रिप्टिव आता है. स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है, फैक्ट्स अबाउट रियलिटी बता रहा है. यू शुड नॉट स्मोक, ये प्रिस्क्रिप्टिव है बिकॉज ये एडवाइस बेस्ड है, बेस्ड ऑन वैल्यू है. ठीक है. फिर इसी तरह मिक्स सेंटेंसेस भी होते हैं बाज दफा. यू शुड स्टॉप शाउटिंग, इट इज डिस्टर्बिंग एवरीवन. Now, in this sentence contains two parts. One is prescriptive and the other is descriptive. You should stop smoking. ये तो हो गया prescriptive, कि आपको कह दिया गया, एडवाइस किया जा रहा है कि मत करो ये काम. फिर descriptive में उसकी रीजन दी जा रही है कि it is disturbing everyone. So student must learn to separate these parts. ठीक है. फिर context sensitivity भी होती है. That behavior is wrong. अब that behavior is wrong could be prescriptive, moral judgment हो सकती है. ये इमोटिव भी हो सकता है, यानी एक पर्सनल रिएक्शन भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि ये जुमला किस कॉन्टेक्स्ट पे बोला गया है, वहां पे क्या हो रहा था. ठीक है. सो मीनिंग डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन ऑफ द स्पीकर. इंटेंशन किसका? स्पीकर का, जिसने बोला है. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, and driver must follow speed limits, and students should not cheat, people ought to be honest. फिर hidden prescriptive होता है. It is wrong to steal, it is unacceptable behavior, it is morally incorrect, that action is unjust. फिर इवैल्यूएशन, हम अगर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ इसको जब लिंक करते हैं तो कैसे होता है. डिफरेंट क्लेम्स रिक्वायर डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड. अब इवैल्यूएशन में डिस्क्रिप्टिव के अंदर एविडेंस और फैक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है. तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर रूल, एथिक और रीजनिंग देखी जा रही होती है. इमोटिव के अंदर ये जो है ना, नॉट इवैल्यूएबल, क्योंकि ये इमोशंस है. और कमांड के अंदर आप देखते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है, क्या ये सही है या गलत है. ठीक है. फिर हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं. थिंकिंग ऑल ऑप्शंस आर क्लेम्स. क्योंकि देखिए कमांड के अंदर ना एक फोर्स होती है. हमने उसे IFIDs भी पढ़े थे ना, कि एक ना जो परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं ना, जैसे प्रॉमिस एंड रिग्रेट, इस किस्म के वर्ड, इनके अंदर ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो ऐसे वर्ड्स के अंदर एक फोर्स होती है. वो फोर्स जो होती है ना, आपको ना किसी और तरफ ले जाती है. आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये जो है ना, ये बिल्कुल जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये वही है. होता वो नहीं है, वो इमोटिव होता है, इमोशंस होते हैं. ठीक है. थिंकिंग ऑल ऑप्शंस आर क्लेम, सम opinions are prescriptive and some are emotive. Thinking should is equal to claim. नहीं, it can be prescriptive. It's actually prescriptive जब आप should use करते हैं. अब आप देखें कि पहले हम कहते थे कि should जो है वो conclusion होता है. अब हम इसकी मजीद डिटेल देख रहे हैं. नहीं, should कुछ और भी हो सकता है. फिर हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर जो बेसिकली हम समराइज अब कर रहे हैं. क्लेम एक्सप्रेसेस व्हाट इट शुड बी, जिस तरह लॉ, सोसाइटी, एथिक्स, रिलीजन, एंड कैन बी ट्रू फॉल्स विद इन अ सिस्टम, डू नॉट डिस्क्राइब रियलिटी, दे जस्ट गाइड बिहेवियर. यानी हम देख रहे हैं ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है कब, जब एक खास सिस्टम के अंदर है. सो जो फाइनल लाइन है, डिस्क्रिप्टिव टेल्स व्हाट इज एंड प्रिस्क्रिप्टिव टेल्स व्हाट शुड बी. इसी तरह हम जब लिंग्विस्ट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिंग्विस्ट डू नॉट टेल यू व्हाट टू डू. जो लिंग्विस्ट होते हैं ना, जो बंदे आपके ग्रामर के रूल वगैरह बताते हैं और आपके प्रोनाउंसिएशन के रूल सेट करते हैं, आपकी सारी लैंग्वेज को जो डिक्शनरियां आपके जो बना रहे होते हैं, ये सब आपके, ये लिंग्विस्ट होते हैं. ये लिटरेचर के लोग नहीं होते. ठीक है. लेकिन लिटरेचर जो है वो एक इमेजिनेशन को यूज करके
लैंग्वेज को यूज करना है वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। लेकिन ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसके अंदर ये मैथमेटिकल नेचर का होता है। लिंग्विस्ट का काम ये बताना नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। लिंग्विस्ट सिर्फ आपको ये बताता है क्या है। यानी अगर शेक्सपियर के दौर में एक लैंग्वेज यूज हो रही थी तो एक लिंग्विस्ट दूर बैठे हुए बस ये देखता था कि इस इलाके के लोग कैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो जाके उनको ये नहीं बताता था कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। ये लिंग्विस्ट का काम नहीं होता। वो सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करता है और देखता है कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है किस मकसद के लिए, और बस वो उसको ही इंटरप्रेट कर देता है कि इस तरह की लैंग्वेज के ये मतलब हो सकते हैं क्योंकि सोसाइटी में इस एरा के अंदर इस तरह से लैंग्वेज को यूज किया गया है। इसी तरह जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं किसी भी जगह में तो हम ये देखते हैं कि इस टाइम को उसको टाइम को फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 years फ्रॉम नाउ, पिछले 10 सालों में लैंग्वेज में क्या चेंज आया, तो हम टाइम फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं उसको स्टडी करते हैं। जैसे हम मैं शेक्सपियरियन इरा को, शेक्सपियर पैदा होने के शेक्सपियर के मर जाने के अंदर अंदर लैंग्वेज में क्या चीजें नहीं आई क्या आई फिक्स करके चलते हैं। और ये बेहतरीन तरीका होता है, वरना पहले दौर में लोग जो है ना एटोमोलॉजी स्टडी करते थे जिसके अंदर वो बेसिकली लैंग्वेज की हिस्ट्री देखते थे कि लफ्ज कहाँ से आया। ये भी होता है लिंग्विस्टिक्स में लेकिन सारा फोकस इसी पे नहीं होता। ठीक है, कि ये लफ्ज कौन सी जुबान से एंटर हुआ था और इसमें क्या चेंजेस आई, पहले लिंग्विस्ट यही किया करते थे। अब सिर्फ लिंग्विस्ट का काम है लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना। हम एज ए लिंग्विस्ट कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, किसी को जाके ये नहीं कहते कि तुम गलत बोल रहे हो, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं ऐसे होता है। नहीं, चूज द वे यू वांट। ठीक है, हम सिर्फ इतना इंटरप्रेट करके बता देते हैं कि भाई ये इस इलाके के लोग इस लफ्ज को ऐसे बोलते हैं। यू नो आई व्हाट आई मीन। सो ये प्रिस्क्रिप्टिव जो होता है ये बताते हैं व्हाट इट शुड बी। हाँ, जब लैंग्वेज पॉलिसी बनती है, अब लैंग्वेज पॉलिसी के हवाले से मैं आपको पॉलिटिकल नेचर की होती है। लैंग्वेज पाकिस्तान बनने के ऊपर सेलेक्ट की गई कि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। हालांकि उर्दू जो है ना इतनी बहुत कम लोग जानते थे इस इलाके के। अभी भी पाकिस्तान में 5% से ज्यादा लोग उर्दू नहीं जानते। ठीक है, लैंग्वेज किसने चूज की, उसके पीछे रीजंस क्या थी। पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, और जिन लैंग्वेजेस को क्रश कर दिया जाता है, लैंग्वेज को क्रश कर दे तो कल्चर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आपको जो कॉलोनाइजर की एग्जांपल देख लें, कॉलोनाइजर ने हमारे यहाँ आके जब लैंग्वेज क्रश की है, पर्शियन बोली जाती थी, तो वो फिर पर्शियन कल्चर खत्म हो गया ना हमारे इलाके से। ठीक है, सो लैंग्वेज ब्रिंग्स द कल्चर विद इट एंड इफ यू क्रश अ लैंग्वेज यू क्रश द कल्चर। ठीक है, सो अगर आज आज आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको पता है कि डीप डाउन आप वो कल्चर भी सीख रहे हैं। और इसके अंदर जो फिल्टर डेवलप करने के काफी ज्यादा चीजें होती हैं, इसके ऊपर बड़ी बहस होती है कि मैं लैंग्वेज तो सीखूंगी लेकिन मैं इसके कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगी। आप देखें लिटरेचर के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रियलिटी को पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन इस रियलिटी को अगर वो जानते भी हैं तब भी इसके इन्फ्लुएंस में होते हैं। पंजाबी लिटरेचर के पंजाबी इन्फ्लुएंस में होंगे, और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस, जो लिंग्विस्ट है वो इस इन्फ्लुएंस में आमतौर पे नहीं आते क्योंकि हम लोग लैंग्वेज बाउंड नहीं होते। ठीक है, यानी हम सारी लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं और हमें पता होता है कि फिल्टर कैसे डेवलप करना है। ये जो आपको ट्रांसलेशन करवाई जाती है ना पाकिस्तान में, और FA BA तक आपको ट्रांसलेशन के पेपर में पैसेजेस आ रहे होते हैं, ये क्यों होते हैं। ये बेसिकली आपके लिए फिल्टर डेवलप किया जा रहा था, मेंटल फिल्टर, कि भाई किसी और कल्चर से इन्फ्लुएंस ना हो जाना। तो बाज़ दफा ऐसी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अलबत्ता जब एक लैंग्वेज चूज कर ली जाती है, एक रूलर जो है वो लैंग्वेज को चूज करता है
उसके बाद वो लिंग्विस्ट को बुलाते हैं कि भाई अब इसको स्टैंडर्डाइज बना दो, यानी इसकी डिक्शनरी बना दो, इसके ग्रामर के रूल सेट कर दो, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेट कर दो। वहां जब लिंग्विस्ट को बुला के काम करवाया जाता है वो प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, वरना जो लिंग्विस्ट है वो कभी भी प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को फॉलो नहीं करता। ये याद रखिएगा, लैंग्वेज को किस तरीके से लोग अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको लिसानी झगड़े, ठीक है, ये लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज मशहूर है पूरी दुनिया में कि लैंग्वेज की बेस के ऊपर मार डाला। आई स्टिल रिमेम्बर माई फादर यूज टू से, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, कहते थे कि जब बांग्लादेश के अंदर उनको अरेस्ट किया गया, पंजाबी होने की वजह से उनको बंगाली बोलनी आती थी, बंगाली बोलते थे, वो बंगाली में जवाब देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बंगाली लिख के बताओ, तो कहते हैं मुझे बंगाली लिखनी नहीं आती थी, मुझे उन्होंने अरेस्ट कर दिया कि तुम बंगाली नहीं हो सकते, क्योंकि बंगाली बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। जो लोग ज्यादातर बंगाल में रहे हैं उनको, उनका लिटरेसी रेट हमारे मतलब वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा था। अगर तुम्हें बंगाली नहीं आती तुम बंगाली नहीं हो, तो अरेस्ट कर लिया। मुक्ति बानी, मुक्ति बानी, इफ यू वुड रिकॉल, ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा सरेंडर हुआ था। एनीवे, ये जो है ना जी प्रिस्क्रिप्टिव, आपको समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम डिस्क्रिप्टिव क्लेम की तरफ चलते हैं। कोई सवाल नहीं है? मुझे ऐसे लगता है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठी हुई, जहाँ सवाल ही नहीं होते। अच्छा, हमारा जो बच्चा है ना, जैद, जैद, वो चला गया है, वो अक्सर उसके सवाल होते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करें जी, इसके ऊपर तो यस कह दे। जी, जी, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जैसे प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव मैंने बीच में थोड़ा-सा मिस किया है। तब ये जैसे एक ही चीज़ के 2 अलग वर्ड्स टर्म्स हैं। हाँ जी, एक ही तरह के हैं असल में ना। अच्छा, अच्छा। प्रिस्क्रिप्टिव में वही मैंने आपको पीछे मीनिंग भी इसका बताया था उर्दू में, कि इसको जी, जी। नॉर्मेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको असूली या मेयार बताया जा रहा होता है कि इस नॉर्म जी, को जी, ठीक फॉलो। है, समझ तो आई है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे। ठीक, ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, आगे बढ़ते हैं। सही है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्लेम देख लेते हैं। आज आज हम सिर्फ ये दो पढ़ेंगे ताकि इसको आप ना जरा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्लेम क्या होता है? अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट एग्जिस्ट। अभी दो चीजें बताएगा कि हो क्या रहा है और एग्जिस्ट क्या करता है। जैसे द डोर इज लॉक्ड, ठीक है, और द लाइट्स आर ऑफ, द फोन इज रिंगिंग। दिस सिंपली डिस्क्राइब द वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे है वैसे की वैसी आपको डिस्क्राइब करी जाती है। जो चीज जैसी है वैसे ही बता दी जाती है। ठीक है, आइडिया। डिस्क्रिप्टिव क्लेम क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। इट डज नॉट टेल यू व्हाट टू डू, इट डज नॉट एक्सप्रेस एनी फीलिंग, इट आंसर्स व्हाट इज द केस। ये क्या है? अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं कोई हम कहानी पढ़ते हैं ना, कहानी पढ़ के ना, तो हम ना एक आइडिया अपने दिमाग में बनाते हैं कि मेरे ख्याल में ये कहानी ये है, ये है, ये है, इसमें ये मैसेज है, ये मैसेज है। अच्छा, अब ये मैं ना डिस्क्राइब कर रही हूँ और मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही अपनी, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो राइटर ये करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और फिर मैं मिसाल भी दूंगी कि राइटर ये कैसे कोशिश कर रहा है करने की, क्योंकि उसने ये वाली बात ऐसे लिखी है, तो वो इस एजेंडा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फैक्ट रियलिटी एज इट इज बताई जाती है। ठीक है, फिर इसके ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है? या तो ये सच होता है या झूठ होता है। ठीक है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, या तो होगी या फिर किसी और टाइम पे होगी, तो यहाँ तो सच है ये बात या झूठ है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में क्लासरूम हैज 30 चेयर्स, या तो 30 होंगी या नहीं होंगी, या ज्यादा होंगी या कम होंगी, या तो ये सच होगा या झूठ होगा। सो डिस्क्रिप्टिव क्लेम या सच होता है या झूठ होता है। The internet is not working, the train arrived late, the book is on the table, all can be verified, all can be checked.
ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्लेम वेरीफाई किया जा सकता है कि वो सच है भी कि नहीं। अगर सच है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं हो तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलिटी क्या होती है? फिजिकल रियलिटी होती है, इवेंट्स होती है, सिचुएशंस होती है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्लेम डिस्क्राइब क्या करता है? फिजिकल थिंग्स। फॉर एग्जांपल, द विंडो इज ब्रोकन एंड द रोड इज वेट। और इवेंट्स के हिसाब से वो क्या बताता है आपको कि किस किस्म की रियलिटी की डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है? द लेक्चर एंडेड अर्ली एंड द सिस्टम क्रैश्ड। इसी तरीके से सिचुएशन के अंदर द स्टोर इज क्लोज्ड और द रोड इज ब्लॉक्ड। तो तीन किस्म की वो रियलिटी बताता है, फिजिकल, इवेंट एंड सिचुएशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखें ताकि आपको जब कभी डिस्क्रिप्टिव क्लेम आपके सामने आ जाए तो आपको पता हो कि ये फिजिकल रियलिटी है, ये सिचुएशनल रियलिटी है, ये इवेंट बेस्ड रियलिटी है। इंटरनल स्टेट इंपॉर्टेंट होती है। डिस्क्रिप्टिव क्लेम कैन आल्सो डिस्क्राइब व्हाट वी फील। जैसे आई फील टायर्ड, शी इज नर्वस एंड ही फील्स कॉन्फिडेंट। These are still description of reality which is internal reality. आपको लगेगा कि ये तो इमोटिव होना चाहिए, नहीं, तो आप किसी की फीलिंग को डिस्क्राइब करें। मैं अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करूँ, क्या ये सच है? मतलब क्या ये सच है या झूठ है? आइदर आई एम फीलिंग एक्चुअली टायर्ड, और अब हमने कहा था ना कि डिस्क्रिप्टिव क्लेम को हम, या वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या वो नर्वस है या नहीं है नर्वस, या वो कॉन्फिडेंट है या वो नहीं कॉन्फिडेंट। ठीक है, अच्छा, फिर टाइम डायमेंशन भी इसमें आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव क्लेम कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। द फैन इज रनिंग, द ईमेल वाज सेंट एंड द रिजल्ट्स कैन बी अनाउंस्ड टुमारो। तो इसमें टाइम डायमेंशन भी होती है डिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर। अब इसको देखें कि डिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर टाइम डायमेंशन होती है बेस्ड ऑन फिजिकल रियलिटी, इवेंट्स, सिचुएशन। ठीक है, फिर एक और पॉसिबिलिटी इसके अंदर आती है, वो है डिस्क्रिप्टिव क्लेम कैन आल्सो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, द पैकेज माइट अराइव टुडे। ठीक है, द सिस्टम मे फेल अंडर प्रेशर एंड ही कुड बी एट होम। स्टिल डिस्क्राइबिंग पॉसिबल स्टेट ऑफ अफेयर। पॉसिबिलिटी सच भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी झूठ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ट्रू भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी फॉल्स भी हो सकती है। सच और झूठ नहीं कहते हम इसको, ट्रू फॉल्स कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट भी इसमें आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर। इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, इफ यू प्रेस द बटन द मशीन स्टार्ट्स। दीज डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो डिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर कॉज एंड इफेक्ट भी आ जाता है। फिर लॉजिकल स्टेटमेंट भी आती हैं, आइदर द सर्वर इज डाउन और द कनेक्शन इज वीक। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू दैट द फाइल इज मिसिंग। ठीक है, दीज आर स्टिल डिस्क्रिप्टिव क्लेम क्योंकि ये लॉजिकल स्टेटमेंट, अगेन दे आल्सो कैन बी वेरीफाइड। तो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस अदर्स, द डोर इज ओपन, डिस्क्रिप्टिव है। ओपन द डोर कमांड है, यू शुड ओपन द डोर प्रिस्क्रिप्टिव है, आई हेट दिस डोर इमोटिव है। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, जब एक ही जुमला डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग दे जाएगा। दिस टास्क इज डिफिकल्ट, डिस्क्राइब बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इमोटिव है, पर्सनल फीलिंग। अगर एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क है तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव क्लेम है, वरना इमोशनल फीलिंग्स है, आपकी पर्सनल फीलिंग्स है, इमोटिव नेचर का। एडवांस अंडरस्टैंडिंग में प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम क्या कहता है? रेफरेंस स्टेट ऑफ अफेयर कैन बी सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल। ये तीन चीजें अहम है। स्टेट ऑफ अफेयर में सर्टेनिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। दिस सिस्टम विल लाइकली रिकवर सून, पॉसिबिलिटी है। देयर इज अ चांस ऑफ डिले, अगेन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
Evidence and evaluation. Descriptive claims are evaluated using observation, data, measurement, and reasoning. The temperature is 25 degrees C. Can be measured and verified. तो ऑब्जर्वेशन करके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मगर अगेन ऑब्जर्वेशन जो होती है उसमें प्रोबेबिलिटी होगी. हमने कहा है ना कि पीछे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी होगी, पॉसिबिलिटी भी होगी और सर्टेनिटी भी होगी. तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है. जब मेजरमेंट कहेंगे तो हम कहेंगे सर्टेनिटी है. ठीक है, तो ये वेरीफाई की जा सकती है. हिडन मीनिंग इसमें आ जाता है सम प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम आर इनडायरेक्ट इन नेचर. ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं आपको लग रहा होता है कि ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है. इट इज नॉट द केस दैट द ऑफिस इज क्लोज्ड, मीनिंग द ऑफिस इज ओपन. ठीक है, इफ द सिग्नल इज वीक द कॉल विल ड्रॉप. ये भी डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप. ठीक है, सो मिक्स स्टेटमेंट भी होती है बात दफा. यू शुड लीव नाउ बिकॉज द रोड इज ब्लॉक्ड. अब शुड वाला पार्ट तो आपका प्रिस्क्रिप्टिव आ गया, और रीजन बिकॉज के बाद जो आ रहा है वो सारा डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, क्योंकि रीजन आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. कॉमन मिस्टेक्स जो डिस्क्रिप्टिव क्लेम के हवाले से होती हैं वो ये है कि थिंकिंग फीलिंग इज इमोटिव, और आई फील स्ट्रेस्ड, ये डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, और हमें कभी कभी लगता है कि हमारी फीलिंग जो होती है, सारी फीलिंग्स ही इमोटिव होती है, जबकि ऐसे नहीं होता. कभी कभी जब आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं तो आप खुद तो वेरीफाई कर लेते हैं ना कि वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की होगी. थिंकिंग ऑफ ऑल ओपिनियंस आर इमोटिव. ऑल ओपिनियंस आर इमोटिव नहीं, हर जरूरी नहीं होता. सम ओपिनियंस दे डिस्क्राइब फैक्ट. इग्नोरिंग प्रोबेबिलिटी इट माइट रेन. प्रोबेबिलिटी भी डिस्क्रिप्टिव के अंदर आती है, क्लेम में आती है. कुछ और एग्जांपल. द सॉफ्टवेयर update improved performance. The battery drains quickly under heavy use, and the network connection is unstable. The result indicate positive trend. ये तमाम descriptive claims हैं. ठीक है, so descriptive claim के अंदर देखते हैं the software update improved performance. ये क्या है? What is it? It's a descriptive claim. What it describes? A change in system behavior after any update. Why it is descriptive? It is stating something about reality before versus after performance. And how can it be tested? उसकी speed test हो सकता है, load time comparison हो सकता है, और benchmark data होता है. तो truth condition again true हो सकती है, false होती है. If the performance actually improved तो वो true हो जाएगा, अगर if did not तो ये false हो जाएगा. So this is a cause and effect descriptive claim. ये हमारे पास सेंटेंस क्या था? The software update improved performance. तो हमने मुख्तलिफ सवालों को सामने रखा है, क्या है, कैसे ये डिस्क्राइब कर, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है कैसे, क्यों डिस्क्रिप्टिव हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, कैसे इसको टेस्ट किया जा सकता है, और ट्रूथ कंडीशन ट्रू फॉल्स में ये कैसे फॉल करेगा. सो दिस इज अ कॉज इफेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्लेम. सॉफ्टवेयर अपडेट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है. अगर सच है तो ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम सच हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा. अगली एग्जांपल देखिए. द बैटरी ड्रेन्स क्विकली अंडर हैवी यूज. ये भी डिस्क्रिप्टिव क्लेम है, और इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा? बिहेवियर ऑफ डिवाइस अंडर द कंडीशन हैवी यूज. क्यों डिस्क्रिप्टिव हम इसको समझ रहे हैं? बिकॉज इट रिपोर्ट्स अ पैटर्न इन रियलिटी. कि बैटरी ड्रेन हो जाती है अगर हेवली उसको यूज किया जा रहा हो, तो एक पैटर्न बताया जा रहा है. हाउ कैन इट बी टेस्टेड? बैटरी यूज करें, बैटरी यूज की ट्रैकिंग करें, और देखें कि वो ड्रेन की जो मेजरमेंट है उसको भी आप मेजर कर लें कि किस तरह से वो ड्रेन आउट हो जाती है. क्विकली may seem subjective, but it can be interpreted using measurable standards, therefore still descriptive in nature.
अगला है जी, द नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। ये भी डिस्क्रिप्टिव है। कैसे डिस्क्रिप्टिव है? कंडीशंस ऑफ सिस्टम है, नेटवर्क रिलायबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। क्यों हम इसे डिस्क्रिप्टिव समझ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टू ऑब्जर्वेबल इश्यूज जैसे फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन एंड फ्लक्चुएटिंग स्पीड। तो इसको टेस्ट कैसे किया जाएगा? पिंग टेस्ट होते हैं, वो आप बताइए। हमारे इंटरनेट इशू आता है तो हम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं तो वो कहता है पिंग करो इसको। सो पैकेट लॉस होते हैं और स्पीड वेरिएशन आ रही होती है। यहाँ पे जो पॉइंट subtle point है वो है unstable can be descriptive if based on data, emotive if it is frustration। इसके अंदर दो मीनिंग छुपे हुए हैं। अगर तो आप इमोटिव उस सूरत में हो जाएगा कि आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन अपनी शो करें, और डिस्क्रिप्टिव उस सूरत में होगा जब एक्चुअली में आप डेटा के ऊपर बेस करते हुए बात करें। नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। The result indicate a positive trend। अगेन डिस्क्रिप्टिव है। क्यों लगता है हमें? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ओवर टाइम। अब और देख लेते हैं कि हमें भी अगेन ये क्यों लगता है कि ये ऐसे है, क्योंकि एक डेटा पैटर्न हमें नजर आ रहा है और एक डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। फिर इसको टेस्ट किया जाएगा, ग्राफ एनालिसिस बनाए जाते हैं, स्टेटिस्टिकल ट्रेंड्स देखे जाते हैं और डेटा को कंपेयर किया जाता है चीजों के साथ। इनमें पॉजिटिव ट्रेंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सम इंटरप्रिटेशंस हैं, बट स्टिल बेस्ड ऑन एविडेंस, देयरफॉर ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम है। ठीक है, द रिजल्ट इंडिकेट पॉजिटिव ट्रेंड। इसके अंदर अब जिस चीज का रिजल्ट है आप उसकी वैल्यूएशन करेंगे सब कुछ करते हुए जाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास, ये आई थिंक यही वाली चीजें हैं, मैंने एक ही पेज के ऊपर लिखी। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने एडवांस डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इमोटिव क्लेम हमने देखा है। सॉफ्टवेयर अपडेट इम्प्रूव परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टिव है, रन फास्टर मेजरेबल है। व्हेन इट बिकम्स इमोटिव, कब इमोटिव ये बन जाएगा? व्हेन बेस्ड ऑन पर्सनल इंप्रेशन विदाउट डेटा, यानी दिस अपडेट फील्स अमेजिंग, सो डेटा वर्सेस पर्सनल रिएक्शन। तो आप इस तरह से बात करेंगे ना कि दिस अपडेट फील्स अमेजिंग, तो ये इमोटिव हो जाएगा। अच्छा, the battery drains quickly under heavy, तो इसको अगर आप कर देते हैं this battery is terrible, तो ये इमोटिव हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन आएगी, एक्सपेक्टेशन आएगी इसके अंदर। ठीक है, जब इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एक्सपेक्टेशन आ रही है। नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल, अगर ये बात आप कह रहे हैं when you're annoyed और नॉट मेजरिंग इट, तो इंटरनेट इज ऑफुल, इस तरह की कोई बात करी तो फिर ये इमोटिव नेचर का हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर पैकेट लॉस, स्पीड, फ्लक्चुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू मीन, तो फिर ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अगर रिजल्ट इंडिकेट पॉजिटिव ट्रेंड बेस्ड ऑन ग्राफ एंड स्टेटिस्टिकल डेटा, तो फिर तो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। लेकिन अगर स्पीकर ऑप्टिमिस्टिक है विदाउट एविडेंस, यानी थिंग्स आर फाइनली ग्रेट, तो फिर ये इमोटिव नेचर का हो जाएगा। द सिस्टम रिस्पॉन्स स्लोली। अब अगेन सारा कुछ इंटेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। मैं आपको बताया था इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, जो हम न्यूट्रिशंस का बात कर रहे थे, स्पीच आर्ट थ्योरी में भी देखा था, लोकुशन, इलोकुशन, परलोकुशन। रिस्पॉन्स टाइम इज हाई, तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव क्लेम होगा। अगर आप इरिटेटेड हैं और कह रहे हैं दिस सिस्टम इज सो अनोइंग या इट सक्स, तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं ये आपके इमोटिव एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। रूम टेम्परेचर इज हाई, अगर वो एक स्टैंडर्ड लेवल से हाई है तो आप कोई खास लेवल टाइम वो भी बता रहे हैं कि कितना। अगर आप सिर्फ डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे हैं तो फिर ये इमोटिव कंसिडर होगा, दिस रूम इज अनबेयरेबल। अगर वर्कलोड इज इंक्रीज्ड, लाइक मोर टास्क असाइंड कंपेयर टू बिफोर, तो फिर ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम है। व्हेन एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रेस, तो फिर ये इमोटिव हो जाएगा, जैसे दिस वर्कलोड इज किलिंग मी, ये इमोटिव एक्सप्रेशन है। The device overheats during use, the temperature rises beyond safe limits, अगर इस तरह की बात करें तो फिर ये एविडेंस बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्लेम है। और अगर आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन अपनी बता रहे हैं, दिस डिवाइस इज हॉरेबल, तो ये मोटिव नेचर का हो जाएगा। सो डिपेंड करता है अगेन बेस्ड ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से and what you mean, what your belief is and what your
इंटेंशंस आर, तो स्पीकर की इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अक्सर मैं ये बात अपनी स्टूडेंट्स को भी कोट करती हूँ, तो कि एक दफा मैं अपनी कजन मैंने उसी की मेरी कजन की बात पे गुस्सा आया, तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा आप बिल्कुल अपनी खाला जैसी हैं। वो भड़क गई। जी, आपने मेरी बात कहाँ तक सुनी है? आपने मेरी बात कहाँ तक सुनी है? मैम आप बता रही थी कि वो भड़क उठे जब आपने उनको बताया कि आप खाले जैसी हैं। मैंने बताया, मैंने इसे कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल अपनी खाला जैसी हैं, तो उसको गुस्सा आ गया, भड़क गई वो बिल्कुल ना। ये कैसी बात कर दी? मैंने कहा मैंने तो बड़ी मासूमाना बात की है, आई एम प्राउड ऑफ माई खाला। इफ समवन सेज दिस टू मी, तो मुझे तो गुस्सा नहीं आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी खाला जैसी हूँ। तो आप क्यों भड़क गई? समझ रही है ना? तब यानी कि इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी खाला की जो है ना वो रिप्यूट कैसी है। तो यू नो व्हाट आई मीन, मतलब आपको पता है इंटेंशंस आपकी बहुत मैटर करती है। सो डिस्क्रिप्टिव क्लेम, बिग कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दिस. These examples show the descriptive claims are not just simple facts, they can include patterns, trends, conditions, cause and effect relationship. ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पैटर्न्स भी नजर आएंगे आपको इसके अंदर, ट्रेंड्स भी नजर आएंगे, कंडीशंस नजर आएंगी, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नजर आएगा। ये सब के सब डिस्क्रिप्टिव क्लेम होगा। फिर इसके अंदर when descriptive claim even when descriptive claim includes words like quickly, unstable, positive, they are still descriptive if they are based on evidence and measurable reality. अगर क्विकली कह रहा है कोई, अनस्टेबल कह रहा है, पॉजिटिव कह रहा है, आपको लगेगा कि ये इमोटिव है? नहीं। अगर उसके बाद उसने कोई एविडेंस दी है और वो मेजरेबल है, तो वो डिस्क्रिप्टिव क्लेम। Advanced descriptive claims often involve interpretations, but they must still be grounded in evidence. याद रखें कि हमने डिस्क्रिप्टिव क्लेम के अंदर एविडेंस देखना होता है कि क्या ये सच है और क्या वो मेजरेबल, वेरीफाइबल है। चाहे वो ट्रेंड है, कोई पैटर्न है, कंडीशन कोई बताई जा रही है, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिया जा रहा है। दैट इज ऑल। यू हैव एनी क्वेश्चन? जो इसको इसको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग ताकि किसी को हमारे नजर माइंड की में बात आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। सही बात आई है। नहीं बेटे, आप ना लिख के बता दें, क्योंकि आपकी ना आवाज जो है ना बहुत दूर से आ रही है। ठीक है। ये बताओ क्या बोलिए, आप टाइप कर देते हो जो भी आप पूछना चाह रहे हो? मुझे आपकी अब मेरी आवाज नहीं आवाज आ आ रही है? रही। जी अभी आई है। अच्छा मैं पूछ रही थी। सॉरी, फिर से बोलिएगा। मैं पूछ रही थी कि जैसे पहले हम एक्सरसाइज करते थे, आप हमें वर्कबुक या प्रोवाइड करती थी ना, तो इसको हम किस तरह से एक्सरसाइज इसकी करें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल हम हमारी लाइक क्लियर हो जाए और
हमारे माइंड में बैठ जाए ना। अच्छा हमजा, इससे बात ये हुई है कि अभी हम जिस गहराई में उतर रहे हैं ना चीजों की, उसमें अगर मैं अभी मैं आपको एग्जांपल्स तो दे देती हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवा सकती, क्योंकि कई चीजें अभी तक हमने पढ़ी नहीं हुई, और वो अगर चीजें बीच में आ जाती है ना, तो वो फिर मसला बन जाती है कि उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अभी हमने टॉपिक टच नहीं किया हुआ। अब इस तरीके से है कि आपको मैं एक्सरसाइज उस वक्त दे सकती हूँ जब मैंने वो सारी चीजें आपको, वो सारे टूल्स आपको पढ़ा दिए। ओके, मतलब अभी हमने सिर्फ इसको पढ़ना है, फिर बाद में ये सारी उसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा बाद में। बाद में ये सारी चीजें हम यूज कर रहे होंगे इवेल्युएट करने में। ओके ठीक है। मैंने मेरा ख्याल है शुरू में ये बताया था कि अब हम जो चीज करने जा रहे हैं ना, अब आपको मैं सिर्फ एग्जांपल्स दिया करूंगी, एक्सरसाइजेस नहीं कराऊंगी, जब तक ठीक है। हम सारे टूल्स नहीं सीख लेते। क्योंकि वो टूल्स में मैं जितना गहराई में उतरती जाती हूँ ना, उतनी ज्यादा चीजें आती जाती हैं मेरे सामने, और मैं ये चीजें आपको सुपरफिशली नहीं करा सकती, क्योंकि अगर ये सुपरफिशली करा दी तो आप यू गेट स्टक। आप कहेंगे कि मैंने तो सारा पढ़ लिया था, लेकिन ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी जी ठीक है। ठीक, इट मेक सेंस। मुझे खुद लग रहा है कि ये हमारी बहुत ही स्लो पेस है, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब जैसे आपने मुझे याद करवाना है कि क्लास में आपको इम्प्लीकेचर पढ़ाना है, इम्प्लीकेचर आपको बताऊंगी कि इम्प्लाइड मीनिंग कैसे होते हैं। पीपल से समथिंग एल्स एंड दे मीन समथिंग एल्स, और इसके अंदर ओके। कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जो स्केलर नेचर के होते हैं, जैसे समटाइम्स, ऑफन, फ्यू, ऑलवेज, इस तरह के अल्फाज, और फिर वो बाकी कैसे मीनिंग को नेगेट करते हैं। ठीक है। जी ठीक है। तो हम लोग चूंकि ये बहुत सारे लोग जो है ना, अम, बहुत एक्सप्लिसिटली चीजों को स्टेट नहीं करते। अभी मैंने आपको इधर भी बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव में और प्रिस्क्रिप्टिव में भी बहुत सारी एग्जांपल दिए हैं, जहाँ पे वो जो वर्ड्स हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का है, वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए। तो फिर हमें जो है ना, इसी तरह हम एक दफा इन सारे टूल्स को पढ़ के बेशक हम वीडियोस की इवेल्युएशन करेंगे, बेशक हम टेक्स्ट की इवेल्युएशन करेंगे, लेकिन एक दफा अब मैं इसी वजह से ना आपसे एक्सरसाइज नहीं, एक तो ये है कि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है उससे, दूसरा ये कि ये जो चीजें मैं कह रही थी ना कि दैट्स व्हाट यू शुड रिमेम्बर, ये जो एंड की वजह से हमारा आया था, ये चीज याद रखिएगा। इधर आया, ये स्लाइड है कि इवेल्युएशन कैसे करनी है। ठीक है। इस तरह की जो चीजें ये आपने याद रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव क्लेम क्या होता है, उस क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम है। ठीक है, इस तरह पीछे भी और बहुत सारे हैं। ठीक है। ठीक है। मैं पहले जो बुक यूज कर रही थी ना, वो बुक के अंदर ना बहुत ही ब्रीफ करके उन्होंने चीजें लिखी हुई थी, और वो उनकी दी हुई एग्जाम्पल्स के अंदर भी ये मसला फिर हो जाता था कि उन एग्जाम्पल में हम फंस जाते थे, क्योंकि जब दिमाग इंसान यूज करता है तो फिर जो है ना वो बहुत सारी चीजें और खुलती जाती हैं आपके सामने। और अगर आपके पास सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज हो, देन यू गेट स्टक कि यार ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी कंटेंट मजीद डिटेल में इसको करवाना शुरू किया, आपको एक एक चीज की डिटेल देनी शुरू की। ठीक है। हाँ हाँ, पहले हम एक्सरसाइज कर रहे होते थे ना तो बहुत कंफ्यूजन होती थी, क्लैरिटी नहीं होती थी। ठीक है। अभी मैं इसीलिए नहीं करवा रही एक्सरसाइज, एक दफा हम कर लेंगे, उसके बाद जो है ना हम इन्हीं नोट्स के अंदर से बहुत, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग रिविजन करवाएं, और ताकि आपको ना ये चीजें याद रहे, पीछे जो कुछ भी हम पढ़े हैं। कई चीजें हमने अब जैसे शुड का हमने शुरू में यूज किया था, जैसे अब यहाँ पे शुड जो है वो किसी और सेंस में यूज हो रहा है। तो
आपको ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड लगेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि बोलने वाला किस कॉन्टेक्स्ट पे बोल रहा है, कैसे कैसे चीजें आपस में इंटरवोवन है, सारी जुड़ी हुई है सारी। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। आज शुरू में भी हम नया वगैरह की बात कर रहे थे विजन का, तो दोबारा से चीजें सेट हुई हैं कि कौन कौन करेगा, क्योंकि हर किसी की टर्न है ना। अच्छा, मैं तो चाहूंगी कि आप में से हर बंदा हर लेक्चर को रिवाइज करे। देखिए, मैंने आपको ना एक शुरू में ये वैसे कहा था, आप चलें, आप लेक्चर वाइज चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब एक दफा वंस यू आर डन, आप आखिरी लेक्चर तक आ जाते हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ठीक है। जैसे क्लेम किसको कहते हैं, इसको कराएं, कंक्लूजन किसको कहते हैं, उसको कराएं, असम्पशन किसको कहते हैं। ये ना टॉपिक्स हैं अलग अलग, इनको अलग अलग से कराएं। होलिस्टिकली एक पूरी चीज को लेके चलें, assumptions को क्या, इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्या होता है, वगैरह वगैरह। सही है। फिर आपको क्लियर आपके दिमाग में भी पिक्चर बनेगी कि ओके दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। लेक्चर के एंड में आप कह रही हैं? जी जी। ना यार, अब जरा आप ना रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। यानी जैसे हम